हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो पंचकुला के मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत कर दी गई है। टिकरताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया और इस दौरान सीएम ने खुद भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोरनी हिल्स के पास टिकरताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले तो उद्घाटन किया, उसके बाद से तमाम स्पोर्ट्स का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। पैराग्लाइडिंग ट्रैकिंग गतिविधियों का निरीक्षण और ट्रायल भी किया। इसके बाद उन्होंने थापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिकरताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से होगा। सीएम के पूरे कार्यक्रम की 5 तस्वीरें आपके सामने। तो पंचकुला से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान सीएम ने सबसे पहले उद्घाटन किया इस स्पोर्ट्स एडवेंचर का और उसके बाद से उन्होंने किस तरीके से इन तमाम स्पोर्ट्स को खुद भी लुत्फ उठाया। तो पैराग्लाइडिंग के दौरान की तस्वीरें, वहीं पैराशूटिंग भी उन्होंने की। उसके बाद मोटर बोट पर सवार होकर के उन्होंने सैर सपाटा किया। वहीं बच्चों के साथ भी सीएम मनोहर लाल नजर आए। लेकिन हमने पिछले दिनों में हरियाणा में विकास की जितनी भी और संभावनाएं हैं उनको देखते हुए पंचकुला जिले को ऐसा विचार किया कि ये हर दृष्टि से विकसित होना चाहिए। उसमें चाहे जिले में ये पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ टूरिज्म के नाते भी विकास होना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुछ प्रोजेक्ट चलने चाहिए। शिक्षा क्षेत्र का भी हब बनना चाहिए, मेडिकल हब बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया बरवाला ये भी आगे बढ़ना चाहिए। वन विभाग क्योंकि इस क्षेत्र का एक विशेषता है, उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए। आयुष विभाग के नाते से कुछ गतिविधियां ऐसी हों, यानी ये एरिया ऐसा है जो एक प्रकार से बहुविधाओं के जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ टूरिज्म हब के नाते जो पंचकुला में विकास विकसित करने की बात हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी में आज का ये जो पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम। अब ये पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है, या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नज़दीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहाँ लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। पैराग्लाइडिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें तय किया कि लोकल जितने एरिया के नौजवान हैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराएंगे और एक क्लब के रूप में इसको विचार किया है कि इसको एक सिस्टम बनाएंगे। उस क्लब के कुछ आसपास के लोग मेंबर्स भी बनेंगे, उन मेंबर्स को कुछ सुविधाएं देंगे कि वो खुद अपने परिवार के लोगों को अगर लाते हैं तो उसमें उनको कुछ रियायत देंगे। उसका एक मेंबरशिप की फीस रहेगी और बाद में बाकी लोग आएंगे वो उसका आनंद टूरिस्ट के नाते से ले सकेंगे। और इस क्लब का जो नाम एक विचार आया है, अब आप अगर कहेंगे सब लोग मिलकर के, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूं, अगर आप कहेंगे वो नाम ठीक है तो वही रख देंगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब। तो कल ही जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे, तो उस समय से चल रहा था। तो मैं लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने जैसे आपने एक स्वर से कहा तो सबने कहा ये नाम अच्छा है। तो फ्लाइंग मिल्खा से क्लब रहेगा, उस क्लब की बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे। तो वहीं पंचकुला के मोरनी हिल्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत के दौरान हमारे सहयोगी विपिन परमार ने सूबे के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। देखिए। मोरनी वह इलाका जिसको लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से सवाल उठ रहे थे कि इसकी डेवलपमेंट को लेकर सरकार आखिर क्या कर रही है। आखिरकार वो दिन आया है और आज जिस तरह से यहाँ पर कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। एक सपना था जी सरकार आने से पहले तक का, ना तो कनेक्टिविटी, लोगों को रोजगार नहीं था, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं, पैराग्लाइडिंग, साथ ही साथ कैनोइंग यहाँ पर देख रहे हैं हम, तमाम चीजें हैं, किस तरह से देखते हैं इन चीजों से आगे विकास किस तरह से आगे बढ़ा? निश्चित तौर से देखिए, ये सब कुछ जो गतिविधियां यहाँ हैं, इनको करने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे जाना पड़ता था। कहीं आसपास मुझे लगता नहीं 100 किलोमीटर पे मुझे लग नहीं रहा कि कहीं है। तो जो भी व्यक्ति इसका आनंद लेना चाहता था उसको इतनी दूर जाना पड़ता था। आज उसको सारी सुविधाएं यहाँ हैं और
एक बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है। जब आप ऊपर उड़ते हैं देखते हैं कितने सुंदर पहाड़ हैं, सारा कुछ अच्छा है यहाँ पे। और मोरनी बहुत ही सुंदर जगह है। और अगर हम 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कहीं भी जाते हैं तो एक दिन पूरा जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है। और ये बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ आपका कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप 2 दिन का प्रोग्राम बना के आएंगे तो 2 दिन आप पूरा आनंद भी लेंगे यहाँ, और आपका खर्च भी कम होगा, और नेचुरल जो ब्यूटी है उसको देखने का आपको अच्छा। आने वाले समय में रोजगार के हिसाब से, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से, पर्यटन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से कितना विकसित आप मोरनी को देखते हैं आने वाले समय? देखिए, मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ निश्चित तौर से बहुत प्रगति होगी और बहुत पर्यटक यहाँ पे आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर साहब। आज तमाम तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, और लाजमी सी बात है कि इस चीज के यहाँ पर जिस तरह से इसे जो है शुरू किया गया है, उससे कहीं ना कहीं विकासात्मक कार्य जो है मोरनी में जरूर आने वाले समय में दिखाई देंगे, ऐसा कहना है पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोरनी, पंचकुला। तो हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। रविवार को एक नोट के जरिए राज्य सरकार ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ कुछ और राहतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन अब 28 जून तक के लिए लागू रहेगा। आइए लॉकडाउन से जुड़ी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और ये लॉकडाउन 28 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो हरियाणा में लॉकडाउन जो 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, ऐसे में दुकान खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। वहीं अगर मॉल्स की बात की जाए तो मॉल खोलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। और अगर आप रेस्टोरेंट या बार में जाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत है। वहीं धार्मिक स्थानों पर केवल 50 लोगों को ही छूट दी जाएगी। तो शादी और संस्कार में भी केवल 50 लोगों की ही परमिशन होगी। 50 लोग से अधिक नहीं जा पाएंगे। पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोले जा सकते हैं और ओपन एरिया में अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो इस कार्यक्रम में भी केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक के लिए खुला रहेगा, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। तो 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ने के बाद भिवानी के दुकानदारों का क्या कहना है, हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानदार क्या सोचते हैं, भिवानी शहर के लोग क्या सोचते हैं, उनसे तमाम लोगों से बात करेंगे जब जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सर, आपसे बात करूंगा, आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है सर। कृष्ण जी, क्या कहेंगे, लॉकडाउन जिस तरह से अभी 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड किया गया है, कितना फायदा उससे मिलेगा, लोगों को किस तरह की एहतियात बरतनी होगी? सर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अब ऑड इवन किया था तो कस्टमर एकदम बाहर निकलता था, तो यहाँ पे ज्यादा रश होता है, हमारे को बहुत परेशानी होती थी। तो अब ये रोज खुल रही है ना, उससे थोड़ा सा कस्टमर को यूँ दिखता है मैं किसी टाइम मर्जी जाके सामान लेके आ सकता हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग से ले सकता है सामान, क्योंकि भीड़ कम होएगी। भीड़ कम होने से थोड़ा सा हमारे को भी परेशानी कम होती है। तो क्या पड़ेगा, देखो काम में तो फर्क शुरू से ही पड़ा हुआ है, जब से लॉकडाउन लगा था और उससे अब तक फर्क ही चल रहा है। बस उसमें ये हो जाएगा, देखो लॉकडाउन बढ़ने से नुकसान तो देखो सबका होता ही है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि हम लोगों के लिए ठीक है तो वो ठीक है, सब इस चीज़ को मानेंगे। जाहिर तौर पर तमाम लोग यही मानते हैं कि अगर लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया है कि थोड़ी ढील दी गई है, और ढील देने के बाद लॉकडाउन में जो है कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। और एक अहम बात और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अब लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, रात्रि कर्फ्यू जो है वो उसी तरह रहेगा, यानी अनावश्यक तौर पर लोग अभी भी बाहर नहीं घूम सकेंगे। हालांकि हमने पहले देखा था भिवानी में किस तरह से लोग जो है एकाएक भीड़ आई थी और भीड़ को एकत्रित करने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए, माफ कीजिएगा, पुलिस के द्वारा मशक्कत करनी पड़ी थी। चालान भी काटे गए थे दुकानदारों के, दूसरे तमाम लोगों के, बिना मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों के हजारों की तादाद में चालान काटे जा चुके हैं। वोलेशन करने वाले, कर्फ्यू की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा चुके हैं। लेकिन महज और महज दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। लोगों को समझना होगा, लोगों को जागृत होना होगा, तभी कोरोना जैसी महामारी जो कि अब कम होती जा रही है, जिस तरह के मामले अब आ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लोगों को समझना होगा, लोगों को ना केवल खुद जागना होगा बल्कि दूसरों को भी जगाना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार हरियाणा के लिए बेहद अहम दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने का ऐलान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मेगा ड्राइव में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है।
और कल से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को 18 से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की बात की है, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। कल से वो मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और कल हम हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हमने टारगेट रखा है। 70 लाख लोगों को हम अभी तक हरियाणा में वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। पहले जो 45 से नीचे वालों के लिए हमें पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब कल से हमें केंद्र से सारी वैक्सीन बिना पैसों के मिलेगी। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से अनलॉक 4 को लेकर के नियम भी जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में कुछ और छूट दी गई है, लेकिन स्कूल, सिनेमा हॉल, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक किसी आयोजन को अभी अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली में सोमवार से क्या खुला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो पब्लिक पार्क और गार्डन, साथ ही गोल्फ क्लब को खोलने की इजाजत दे दी गई है। आउटडोर योगा एक्टिविटी भी जारी कर दी गई है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शर्तों के साथ क्या क्या खोलने की अनुमति दी गई है। तो दिल्ली में अब शर्तों के साथ मार्केट और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के लिए खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए खोले जाएंगे। वहीं बार भी 50% कैपेसिटी के साथ 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। और धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर आम लोगों की मनाही है। वहीं अनलॉक 4 में भी क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और ट्रेनिंग संस्थान अब भी बंद रहेंगे, तो इन पर अब भी पाबंदियां जारी हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अभी नहीं किए जा सकते। तो वहीं स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी बंद रखने के लिए कहा गया है। अभी इन्हें खोलने की इजाजत नहीं मिली है और पब्लिक प्लेस में शादियां नहीं की जा सकेंगी। तो सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। 30 से ज्यादा गांव के लोग ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और लोकल एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नांदल की अध्यक्षता में इस महापंचायत का आयोजन किया गया और सरकार से मीटिंग कर अगले 10 दिन में कठोर फैसला लेने की बात कही गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की कनेक्टिविटी अब खत्म हो गई है, कट से गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेती बाड़ी पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। और वहीं दूसरी ओर पलवल में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और बीजेपी और कांग्रेस से जमकर सवाल पूछे। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो को ग्राम और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। प्रदेश भर में पहले वाइस कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। सरकार ने क्या क्या बेकायदगियां करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। और बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि सामुदायिक भवन के बनने से गरीब लोगों को लाभ होगा और यहां बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक कार्य आसानी से संपन्न हो सकेंगे। वहीं जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि कब्जाधारी जेलों में जा चुके हैं और इसके बाद भी कब्जा करने वाले दूसरे लोग नहीं सुधरे तो उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। बता दें कि बल्लभगढ़ में करीब 10 करोड़ रुपए की करीब 3000 गज जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करवाकर यहां सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया है, जिसका शुभारंभ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया।
तो वहीं वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अंबाला शहर में लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार बुजुर्गों और असहाय लोगों को वैक्सीनेशन कैंप तक आने जाने का इंतजाम करा रही है। वैक्सीन लगवाने आने वाले लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी ने हर वार्ड में फ्री ई रिक्शा का प्रबंध किया है, जो ऐसे लोगों को घर से वैक्सीन कैंप तक ले जाने और वापस ले आने तक मदद कर रहे हैं जो घर से आने जाने में सक्षम नहीं है। इससे पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की टीम ने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन करवाया था। देख रहे हैं कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी द्वारा पूरे अम्बाला के अंदर ऑटो ई रिक्शा पहुंचाए जा रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं और लोगों को घर से लेकर वैक्सीन सेंटर तक लेके जाया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह विनोद शर्मा जी ये सारे विकास कार्य जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने कोष से कर रहे हैं, लेकिन कहीं जहां हम सत्ता पक्ष को देखें वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार के पैसे से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो मेगा कैंप जो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जो है सरकार की ड्यूटी है और सरकार ने वैक्सीन सबको लगाने का लक्ष्य जो है होना चाहिए। इसी प्रकार शर्मा जी द्वारा आपने देखा होगा कि पिछले साल घर घर तक वैक्सीन जो है सैनिटाइज करवाया, सैनिटाइज की बोतलें पहुंचाई और इस साल सैनिटाइज भी करवाया और सेफ्टी किट भी पहुंचाई। ये ई रिक्शा चलाना तो स्वाभाविक है क्योंकि लोगों को जरूरत है। वैक्सीन लगाने का जो कैंप लग रहे हैं तो उसमें लोग वंचित न रह जाएं लगवाने में, इसलिए इन साथियों को ई रिक्शा के हमारे साथी वॉलंटियर ई रिक्शा लेके अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं और सभी वार्डों में हमारे ई रिक्शा पहुंच रहे हैं। और ये कोई वैक्सीन में जो विकलांग है, जो बुजुर्ग है या महिलाएं हैं, कोई भी वंचित न रह जाए, इसलिए विनोद शर्मा जी और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी ने ये ई रिक्शा की जो पिछले संडे को भी किए थे अब भी किए हैं और जब तक वैक्सीन लगती रहेगी तब तक हमारा ये मुहिम जारी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी द्वारा जिस तरह से कोरोना महामारी विकराल रूप लिए हुए थी, उस कड़ी में विनोद शर्मा जी द्वारा पिछले साल घर घर सैनिटाइज करवाया गया, घर घर जो है सैनिटाइजर की बोतलें पहुंचाई गई। उसी कड़ी में इस साल फिर शर्मा जी ने हर जगह सैनिटाइजर करवाया और आपने देखा कि घर घर इस बार सेफ्टी किट भेजी गई ताकि कोरोना महामारी से हम पूरी तरह बच। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना महामारी के कारण सबसे बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। किसान को फसलों के उचित दाम न मिलने से आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो वहीं हरियाणा प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले हजारों किसान की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रदेश में किसानों को 200 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से फूलों की खेती को बचाने के लिए राहत की मांग की है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल और इस वर्ष भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों का बड़ा स्तर पर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर किसानों ने फूलों की खेती की है, लेकिन देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन के कारण फूलों की डिमांड नहीं है। ऐसे में अप्रैल से लेकर जून तक शादियों का सीजन था, लेकिन उसमें भी फूलों की डिमांड न होने से प्रदेश के हजारों किसानों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 सालों में फूलों की खेती खत्म हो जाएगी, जिसमें देश के लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तो किसानों को 200 करोड़ का घाटा हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फूलों की खेती करने वालों पर कोरोना की मार पड़ी है। किसानों को अब तक सही दाम नहीं मिल पाया है। फूलों के भाव 5 से 7 रुपए मिल रहे हैं। तो पहले 25 से 40 रुपए तक फूलों की खेती करने वाले किसानों को भाव मिलता था, जो कि अब बेहद कम हो चुका है। वहीं गेंदे के फूल में 10 रुपए प्रति किलो लागत आती है, तो गेंदे का फूल का भाव अब 4 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। और वहीं फूलों की फसल को जोतने को मजबूर नजर आ रहे हैं किसान। तो फूलों की खेती करने वाले किसानों का इस नुकसान को लेकर के क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। कारण तो ये है जी, इसकी लॉकडाउन की वजह से ये बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल दुकानों पे। ठीक, इस कारण से ये बात है कि भी जिम्मेदार के पास कुछ नहीं बचता, दुकानदार के पास नहीं कुछ बचता।
कोई वो नहीं है इसकी देखभाल, मतलब भाई इसके कारण से भाई ये 2 पैसे बच जाएं। ना जिम्मेदार ना बचता, ना दुकानदार ना बचता। कारण ये है, शादी और ब्याह शादी जितने भी थे कारण इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है। बात इस तरह है। क्या पहले क्या भाव बिकता था? लॉकडाउन नहीं लग रहा था? लॉकडाउन से पहले तो यही था 100 रुपये 150 रुपये। तो ये लॉकडाउन लगा जब से, उसके बाद में ये 15 रुपये है। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। अब बने रहिए इंटर न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।